हेलो, वेलकम टू पीडी क्लासेस। मैं हूं अंचल और आज का हमारा टॉपिक है वॉइस, जो कि हम यहाँ पर आपको आसान शब्दों में समझाएंगे, आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। आमतौर पर वॉइस जो होते हैं वो काफ़ी टिपिकल सा टॉपिक होता है। हम कहते हैं कि देखने में लगता है कि यार पता नहीं क्या है, समझ नहीं आएगा, इसके तो रूल्स बहुत सारे हैं, इसमें तो ये है वो है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं हम। बट आपको आज वॉइस बिल्कुल आसान शब्दों में और इजी तरीके से समझ आ जाए ऐसे बताया जाएगा। सो आज आप ये समझ लेंगे ना तो आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं, वॉइस इतने आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपने हमारी बुक इंग्लिश ग्रामर वाली बुक नहीं खरीदी है, गॉड फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, देन आप जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए, क्योंकि बुक के अंदर वॉइस के अलावा और भी कई टॉपिक्स हैं जो कि बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं। आपको कोई भी टॉपिक को इस बुक से पढ़ते हुए समझने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बुक में अगर 520 पेजेस है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि बुक के अंदर हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, हर एक चीज डिटेल में आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आपको अच्छे से ग्रामर समझनी है, या हम कहें कि ऑलरेडी आपको आती है बट आपको इम्प्रूव करनी है, आपको नई नई बातें जाननी है, नई नई चीजें जाननी है, देन आप हमारी बुक गॉड फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जल्द से जल्द परचेज कीजिए, क्योंकि ये बुक आपके फायदे के लिए ही है। ये थी हमारी बुक की बात। बट ऑन टू द टॉपिक वी हैव वॉइस, कि आज हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं भाई वॉइस क्यों यूज किए जाते हैं। वॉइस यूज किए जाते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग, कि आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, या उस सब्जेक्ट को हम कहें कि वो सीधा कोई काम कर रहा है या उस पर कोई काम किया जा रहा है। जब आपके सब्जेक्ट पर कोई काम किया जाए, देन दैट विल बी पैसिव वॉइस, कि आप पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। अब ये क्यों करते हैं ना, वो हम आगे बात करेंगे। एंड अगर आप कहें कि आपका सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, दैट विल बी एक्टिव वॉइस, की वो होती है एक्टिव वॉइस जब आपका सब्जेक्ट कोई काम करता है। ये ध्यान रखिए, when your subject is the one who does the work, that will be active voice, and when the subject is the one who has a work done on him or her or whatever the subject is, then that will be passive voice। तो इस तरह से हमें पता ऑलरेडी भाई एक्टिव और पैसिव दो तरह की वॉइसेस होती हैं। एक्टिव वॉइस जब आपका सब्जेक्ट कोई कार्य करे, रमा प्रिपेयर्स फूड, रमा खाना बनाती है, तो यहाँ खाना कौन बना रहा है, रमा बना रही है। क्या बना रही, क्रिया क्या कर रही है, वो प्रिपेयर्स की क्रिया कर रही है। और ये प्रिपेयर्स की क्रिया वो किस पर कर रही है भाई, ये प्रिपेयर्स की क्रिया वो फूड पर कर रही है। यानी कि रमा इज योर सब्जेक्ट, प्रिपेयर्स इज योर वर्ब एंड फूड इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दिया गया है, जो कि एक सिंपल हम कहें जो यूजुअल स्ट्रक्चर है, जो कॉमन स्ट्रक्चर है, कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है, उस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर दिया गया है। पर पैसिव वॉइस क्या कहती है कि आपका जो सब्जेक्ट है ना उस पर कार्य किया जाए कोई। तो यहाँ पर देखिए इसी पर कार्य किया गया है कि फूड तो आपका, देखिए पहले तो आपका ऑब्जेक्ट था फूड, बट यहाँ पर फूड आपका सब्जेक्ट की तरह काउंट किया जाएगा। एंड पैसिव वॉइस में हमने क्या बात की थी कि जब आपके सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जाए, दैट विल बी पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। इज प्रिपेयर्ड में हम ये नहीं कह रहे हैं भाई खाना कुछ तैयार कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, वी आर सेइंग कि खाना तैयार किया जाता है। बाय बताएगा द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है भाई, सब्जेक्ट हमारा, जो हमारा पहले सब्जेक्ट था और अब ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा। ऐसा मत समझना भाई कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट रहेगा, वो डूअर ऑफ एक्शन रहेगा। यानी कि रमा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट थी, यानी डूअर ऑफ एक्शन थी, और पैसिव वॉइस में जब हम लिखेंगे तभी भी वो डूअर ऑफ एक्शन ही रहेगी, बट वो यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है पैसिव वॉइस में, जो कि आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो वॉइसेस तो भाई हमने पढ़ी है। इसके अलावा ना और एक तीसरी वॉइस है जो कि आपको हमारी बुक गॉड फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में अच्छे से और डिटेल में मिल जाएगी। मैं यहाँ आपको एक ओवरव्यू दूंगी उसका। तो अगर आपको वो एक्टिव जो हमारी जो तीसरी जो वॉइस है
उसको अगर आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से उसको हम कहें कि डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशंस लेनी है, एग्जांपल्स और अच्छे से देखने हैं, देन आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं। और अगर अभी तक नहीं परचेज की है ना, तो जल्द से जल्द कर लो। सो ऑन टू द लास्ट वॉइस टाइप, जो कि है कासी पासिव वॉइस। कि कासी पासिव वॉइस जब होती है वो भी एक वॉइस का टाइप है, बट ये कैसी वॉइस होती है, ये देखिए, ये होती एक्टिव वॉइस ही है, बट ये ना लगती कैसे पैसिव वॉइस जैसी है। जैसे कि द सन फील्स हॉट, तो अब यहाँ पर जो सन है उसको हॉट या हम कहें गर्म होने की बात की जा रही है। सो यहाँ पर जो सन है वो आपका सब्जेक्ट है और सन के द्वारा ये क्रिया की जा रही है। सो यहाँ पर जो सन फील्स हॉट है वो सेंटेंस एक ऐसा है जो कि इस टाइप में मीनिंग लेता है कि सन को महसूस होता है, बट हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सन को महसूस होती है गर्मी, हम ये कह रहे हैं कि सन गर्म महसूस होता है, या हम कहें कि जो सन है वो गर्मी छोड़ता है। तो आपका जो सेंटेंस है वो मीनिंग एक तरीके से पैसिव वॉइस का लेता हुआ लग रहा है, बट है नहीं वो पैसिव वॉइस, वो एक्टिव वॉइस है। क्योंकि ये जो सन फील्स हॉट है ना, इसको भी आप पैसिव वॉइस में, यानी कि कासी पैसिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, एंड दैट ऐसे बनता है वो कि द सन इज फेल्ट हॉट, कि सन गर्म महसूस होता है, या सन हमारे द्वारा, यहां पर हम कहें ना कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि हम लोग ही महसूस करेंगे ना सन को, और तो कोई नहीं करेगा। हम ये तो नहीं कह रहे भाई पेड़ पौधे बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा। तो यहां पर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि है बायस, या हम कहें कि हमारे द्वारा। तो जब हम अपनी बात कर रहे हैं बट लिख नहीं रहे हैं, तब भी आप ध्यान रखें कि बात हमारी ही की जा रही है। सो द सन इज फेल्ट हॉट में आपको पता चल रहा है भाई सन को गर्म महसूस किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई? इंसान ही तो करेंगे, जानवर ही तो करेंगे, कोई और तो नहीं करेगा ना। तो जब आपके पास में सेंटेंस ऐसे आए जो कि देखने से तो लगे पैसिव वॉइस के, बट है वो एक्टिव वॉइस के, क्योंकि उन्हें भी आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, दैट विल बी कासी पैसिव वॉइस। तो ये थे आपके तीन वॉइसेस के टाइप्स जो हमने आपको बताया कि भाई एक्टिव वॉइस होती है जिसके अंदर आपका जो डूअर ऑफ एक्शन है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आकर सीधा ये बात करता है, हमका एक सिंपल स्टेटमेंट देता है जो हमेशा से करते आए हैं कि शी कुक्स फूड, या कुछ भी इस टाइप का सेंटेंस जो कि आपको सिंपल ये बताए कि डूअर ऑफ एक्शन आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग में, एंड दैट इज डूइंग एन एक्शन, कि वो एक काम कर रहा है इन अ सिंपल सेंटेंस, इन अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। बट अगर हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, देन वो मीनिंग लेता है कि वी आर टॉकिंग दैट द सब्जेक्ट इज द पर्सन, और वी कैन से कि सब्जेक्ट वो चीज है जिस पर एक्शन किया जाता है। सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग एन एक्शन इन द पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट पर एक्शन किया जा रहा है। जैसे फूड इज प्रिपेयर्ड बाय रमा में फूड नहीं कोई एक्शन कर रहा, भाई फूड नहीं कुछ बना रहा है, फूड के ऊपर कार्य किया जा रहा है। सो आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर जब कार्य किया जाए दैट विल बी पैसिव वॉइस। एंड लास्ट आता है कैसी पैसिव वॉइस, जो कि ये बताता है कि आपके पास जो सेंटेंस दिया गया है वो देखने से तो भले ही पैसिव वॉइस का लगे, ठीक है, आप इनको ना इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोगों ने वर्ब्स के अंदर भी ऐसे वर्ब्स की थी जो कि कॉजेटिव वर्ब्स थी, जो कि ये बताती हैं कि कोई काम करवाया जाता है, या हम कहें कि अलग से कोई बात की जाएगी। तो जब भी आप ऐसी कोई अलग सी बात करेंगे जो कि कोई काम करवाया जाने के हम कहें, तो वहां पर आप जो कासी पैसिव वॉइस है उसके सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। सो जब आपके पास कासी पैसिव वॉइस आएंगे देन हम लोग उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करते होते हैं, ठीक है। तो द सन फील्स हॉट में हम ये नहीं कह रहे भाई सन कोई कार्य करता है, हम बस ये कह रहे हैं कि सन हमारे द्वारा हॉट महसूस किया जाता है, पर इसे भी आप पैसिव वॉइस में सेम मीनिंग से रखेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि एक्टिव वॉइस जब सेंटेंस में कोई मीनिंग ले रहा है, सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस कोई एक मीनिंग ले रहा है, तो जब उसे पैसिव वॉइस में करते तो क्या वो मीनिंग बदल लेता है? बिल्कुल नहीं बदलता भाई, वो मीनिंग वो सेम ही रखता है, बस उसे लिखने का तरीका बदल जाता है। आप मीनिंग सेम ही रखेंगे। जैसे हम यहां पर ही कहें रमा प्रिपेयर्स फूड, रमा खाना बनाती है, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय रमा,
खाना रमा के द्वारा पकाया जाता है। तो क्या सेंटेंस में कोई मीनिंग में कोई फर्क आया? नहीं भाई, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फर्क आया है। तो आपका सेंटेंस मीनिंग नहीं बदलेगा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर को बदलेगा। सो जब आपके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे तब होगा वो आपके पास में वॉइस की आप एक्टिव वॉइस में कर रहे हैं या पैसिव वॉइस में कर रहे हैं। सो ये थे आपके एक्टिव पैसिव एंड कासिव पैसिव वॉइस, जिनके हमने आपको एक ओवरव्यू दिए। इनको आगे थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं, इनके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की बात कि आगे और भैया एक्टिव पैसिव वॉइस या हम कहें कि कासिव पैसिव वॉइस में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो कासिव पैसिव वॉइस जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में बहुत अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा, तो उसे हम एक बार साइड में रखते हैं और उसके अलावा जो हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो कन्वेंशनल तौर से चलते आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो इनको अब कोई सेंटेंस है आपके पास में, उस सेंटेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो उन जिन बातों का ध्यान रखना होता है ना, हम उनके बारे में बात करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। सो बेसिक ही है ये रूल्स और ये आपको ध्यान रखने हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस टाइप से आपका सेंटेंस बनेगा तो आप उसे अलग से मत बनाना, मतलब कुछ गलत मत करना, बस इन बातों का ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप चलना, आपका सेंटेंस तैयार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ना एक्टिव टू पैसिव लिखा है, तो आप समझ जाना कि इधर एक्टिव है और ये पैसिव है, ठीक है। सो जो आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा ना, वो आपका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने आपको बताया था ओनली स्ट्रक्चर चेंज होगा, मीनिंग नहीं चेंज होगा। जैसे रमा प्रिपेयर्स फूड में जो रमा थी वो एक्टिव वॉइस में एक सब्जेक्ट थे कि भाई वो काम कर रही है, डूअर ऑफ एक्शन है। पर जब हम उसे पैसिव वॉइस में लिखते हैं देन वो बनता है फूड इज प्रिपेयर्ड बाय रमा, भाई रमा ने खाना पकाया था, या हम कहें रमा ने खाना पकाया है या खाना पकाती है। तो जब आपका सेंटेंस सिर्फ स्ट्रक्चर को चेंज करेगा तो आप ये ध्यान रखिए कि जो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में होगा वो आपका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही रमा वाला ले लेते हैं हम दोबारा, रमा प्रिपेयर्स फूड एंड अब यहां पर भाई रमा तो है सब्जेक्ट और फूड है आपका ऑब्जेक्ट। पर जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये क्या बनाएगा भाई, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय रमा। तो यहां पर ये जो फूड है वो जो कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया है, एंड जो पैसिव वॉइस में आपके पास में सब्जेक्ट था वो यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया है। तो सिर्फ ये बेसिक सी चीज है, आप ये ध्यान रखिए कि जो चीज सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगी, ठीक है, चीज एज ए नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो कि एक्टिव वॉइस में आपके पास में एज अ सब्जेक्ट ट्रीट की जाएगी वो पैसिव वॉइस में एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाएगी, और जो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। तो ये बेसिक चीज है जो कि आपको याद रखनी है कि भाई एक्टिव से पैसिव बनाते हो हमें इन बातों का तो ध्यान रखना ही रखना है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। Then on to the next topic, next rule, that is कि verb will be past participle भाई, verb past participle की होगी, यानी कि पैसिव वॉइस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म को सपोर्ट नहीं करने देगा। यानी कि देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं इज प्रिपेयर्ड, ये मत समझना भाई प्रिपेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमेशा पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही सपोर्ट करेगा, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब यहां ध्यान दीजिए मैं आपको वर्ब कह रही हूं, मेन वर्ब नहीं कह रही हूं, क्योंकि वर्ब आपकी कोई भी हो सकती है भाई, मेन वर्ब भी आ सकती है, आपके पास में ओनली हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है। अगर आपके सेंटेंस में ओनली डू है आपकी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब तो है तो वो हेल्पिंग वर्ब, बट वहां पर वो मेन वर्ब की तरह ट्रीट की जा रही है ना, तो उसको भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब चेंज करेंगे जब आप पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। बट
यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आप ये ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनता है। ये आप अपनी मर्जी से भाई आईएनजी नहीं लगा सकते, या हम कहें कि आप अपनी मर्जी से इसको एसईएस में नहीं लिख सकते हैं। ऑलवेज विल बी इन दी थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, या हम कहें पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है जिसे। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई एड बाय। ये बाय तो आपको लगाना है, क्योंकि ये बाय आपका जो पैसिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि जो एक्चुअल डूअर ऑफ एक्शन है, जो असल में काम कर रहा है, उसके आगे लगाना है आपको ये बाय। ये लगभग हर सेंटेंस में लगेगा ही लगेगा। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय रमा। ठीक है, तो अब यहां पर काम कौन कर रहा है? फूड कर रहा है या रमा कर रही है? रमा कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, यानी आपका डूअर ऑफ एक्शन है भाई रमा, तो आप रमा के आगे बाय लगाएंगे। ये ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना भाई हर बार सिर्फ वर्ब के बाद में बाय लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है डूअर ऑफ एक्शन से पहले लगाया जाएगा बाय। अगर आप रमा की जगह इधर किसी और का भी नाम लिख देते तो भाई उसके आगे आप बाय लगाते, क्योंकि वो डूअर ऑफ एक्शन होता। तो ध्यान रखिए कि डूअर ऑफ एक्शन के आगे आप बाय का यूज जरूर करेंगे। ये बाय के बिना ना आपका सेंटेंस ये मीनिंग ही नहीं लेगा कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है। आपको डूअर ऑफ एक्शन का अगर पता करना है, देन यू हैव टू ऐड बाय इन द सेंटेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स का ध्यान रखना है। अब ध्यान कैसे रखना है कि भाई जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी ना, उनका तो पैसिव बन सकता है, यानी जब भी आपके पास में एक ऑब्जेक्ट होगा देन यू कैन मेक द सेंटेंस पैसिव। बट अगर आपका सेंटेंस इनट्रांजिटिव वर्ब को सपोर्ट करता है, यानी आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, देन वो आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम रन्स। राम सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट है? नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव भी नहीं बन सकता। पर अगर आप इसे सही कर देते हैं ना, या हम कहें कि भाई रन्स ऑन दी फील्ड कर देते हैं, या कुछ भी मतलब कि आगे ऑब्जेक्ट लगा दें, तो अगर ऑब्जेक्ट हो जाता है आगे, ठीक है, देन आप इसे चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम बात कहें ना कि कोई भी सेंटेंस को देखते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि भाई वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब को सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर भाई ट्रांजिटिव है तो पैसिव वॉइस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर अगर इनट्रांजिटिव है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ऐसे बहुत कम होते हैं इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस जो हम कहें कि ओवरऑल में नहीं होते हैं इनट्रांजिटिव, वो एक इनडायरेक्ट हम कहें ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं, पर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि अगर तो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, then the sentence can be transformed into passive voice, but if the sentence has an intransitive verb then the sentence cannot be transformed in the passive voice। तो ये मेन रूल है जो कि आपको सबसे पहले देखना है। सबसे पहले सेंटेंस में आप ये चेक कीजिए, देन उसके बाद में फिर आगे भाई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो फिर बनाएंगे आगे हम स्टेप बाय स्टेप। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, एंड ऐड किया हमने बाय, क्योंकि आपको डूअर ऑफ एक्शन बताने, तो डूअर ऑफ एक्शन के आगे आप बाय का यूज करेंगे। तो ये थे आपके कुछ बेसिक रूल वॉइस को एक्टिव से पैसिव बनाने के। जैसा मैंने आपको बताया कि काफी पैसिव वॉइस आपके पास में बुक के अंदर बहुत अच्छे से दिया गया है, तो उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं, आपको काफी डिटेल में काफी अच्छे से मिल जाएगा। तो ये थे आपके कुछ रूल्स। अब जैसे हम बात करें ना ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ये आपको अगर नहीं पता है कि भाई क्या होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, कौन सी होती है, इनट्रांजिटिव क्या होती है, मतलब थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना है, तो इसके लिए आप हमारी जो पिछली वीडियोस हैं जिसमें हमने वर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, आपको काफी कुछ वीडियोस दी हैं, तो ये जो आपको पिछली वीडियोस दी गई हैं आप उन्हें भी क्लियर कर लें, उन्हें भी समझ लें, क्योंकि उन्हीं वीडियोस से आगे ये वीडियो भी कनेक्टेड है। पता ही होगा आपको ग्रामर एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि अगर आप एक टॉपिक को लीव कर देते हैं देन आगे की ग्रामर आपको समझ आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामर सभी जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जब ग्रामर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आपको स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को भी समझना पड़ेगा जो स्टार्टिंग से चलती आ रही हैं। आप सीधा हम कहें कि
बिना ये जाने कि नाउन्स क्या होते हैं, बिना ये जाने कि आपके सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं, सीधा आप ये कहें कि भाई आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझनी है, तो वो गलत रहेगा, क्योंकि जब आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है ना, तो एडवांस्ड भी आप नहीं समझ सकते हैं। तो अगर आप ग्रामर को सही से इंप्रूव करना चाहते हैं, देन आप बेसिक से स्टार्ट करें, और बेसिक हमने आपको दिया है ऑलरेडी हमारी पिछली वीडियोस वीलॉग बाय मनोज शर्मा चैनल पर हैं। बेसिक्स ऑफ नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको भी देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और ये जो वॉइस टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है जो बिना टेंसेस के होता ही नहीं है। तो अगर टेंसेस नहीं आते हैं, टेंसेस नहीं समझे हैं, तो हमने आपको टेंसेस की वीडियो भी दी है, ऑलमोस्ट 1 आवर की वीडियो है, मोर देन 1 आवर की ही वीडियो है वैसे। तो अगर वीडियो इतनी है तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसके अंदर कुछ तो होगा समझने लायक। तो वो जो समझने लायक है ना, वही आपको समझना है, क्योंकि टेंसेस के बिना वॉइसेस एंड नरेशंस नहीं होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में किस टेंस में है, तो आप उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर लेंगे। तो इसलिए अगर तो आपने टेंसेस नहीं समझे हैं, नहीं आते हैं, तो आप हमारी वीडियो टेंसेस से समझ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। अगर ये तो थे आपके वॉइसेस टेंसेस की बात, तो यहां तक हमने वॉइसेस के रूल समझ लिए कि भाई किस तरह से चेंज करने। नाउ ऑन टू कि हम देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते हो आपको टेंसेस का कैसे ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई टेंसेस का यूज जरूरी है, टेंसेस आपको आने चाहिए, तो हम उसके बारे में अब बात करते हैं। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं कि किस टाइप के टेंसेस को जब आप एक्टिव वॉइस में देखते हैं तो उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके पास में देखिए टोटल में कितने होते हैं टेंसेस आपके पास में। प्रेजेंट के 4 फॉर्म्स, पास्ट के 4 फॉर्म्स एंड फ्यूचर के 4 फॉर्म्स। कितने हो गए आपके पास में, ये 4 4 4 12। तो ये जो 12 टेंसेस होते हैं ना, 12 अलग अलग तरह के टेंसेस होते हैं, इसमें से सिर्फ 8 ही ऐसे टेंसेस होते हैं जिन्हें कि आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब वो 8 कौन से होते हैं ना, वो हम अभी बात करेंगे, या हम कहेंगे मैं आपको दिखा ही दूंगी कि आप सिर्फ 8 कौन से टेंसेस को चेंज कर सकते हैं। बट इसके अलावा जो बाकी के हैं उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये मत सोचना भाई आधा ही करवाया है या आधा ही बताया है, आपको कंप्लीट बताया है। बात सिर्फ ये है कि सिर्फ 8 तरह के टेंसेस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, बाकियों को नहीं किया करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर है कि जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनाइट की टेंस में है, देन जब आप उसे पैसिव में चेंज करेंगे ना, तो उसका स्ट्रक्चर ये रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सीमा गोज स्कूल, या हम कहें, चलिए गोज नहीं, एक बार थोड़ा इजी लेते हैं, प्रेपोजिशंस हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम लेते हैं जैसे सीमा, यही कुक्स वाला ही आ जाता है, कुक्स बिरयानी। तो भाई सीमा कुक्स बिरयानी में जो आपका सब्जेक्ट है वो है सीमा, क्योंकि सीमा काम कर रही है, ऑब्वियस सी बात है भाई, डूअर ऑफ एक्शन कौन है, सीमा ही है, सीमा ही खाना बना रही है। देन है कुक्स, ये है आपकी वर्ब, जो क्रिया की जा रही है। एंड फिर आती है आपके पास में बिरयानी, जो कि आपके ऑब्जेक्ट। बिरयानी कोई काम नहीं कर रही है, बिरयानी के ऊपर कार्य किया जा रहा है, उसे पकाने का। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट है सीमा, वर्ब है कुक्स और ऑब्जेक्ट है बिरयानी। तो हमने जो अभी रूल्स पढ़े थे एक्टिव टू पैसिव बनाने के, वो रूल्स में हमने क्या पढ़ा था भाई, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर मैंने उसी अकॉर्डिंग लिखा है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो तो आपका सब्जेक्ट, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो यानी सीमा आपका लास्ट में आएगा। हम स्ट्रक्चर को वैसे ही लिखते हैं, जैसे सब्जेक्ट आपका क्या है, बिरयानी है, तो भाई बिरयानी लिख दिया हमने। देन आपको लगाना है इज एम आर। अब ये इज एम आर की आपको ऑलरेडी है इतनी कॉमन सेंस कि इज कहां लगाया जाता है, एम कहां लगाया जाता है और आर कहां लगाया जाता है। अब मेन बात आती है भाई हम किसे देखकर इज एम आर लगाएं। आप इसे देखकर इज एम आर लगाएंगे या आप जो आपका सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में उसे देखकर? नहीं, आप इसे ही देखकर इज एम आर लगाएंगे, क्योंकि यहां पर आपका सब्जेक्ट
ये है जो कि सब एक्टिव वॉइस का आपका ऑब्जेक्ट था, अगर वो आपका सब्जेक्ट बना है पैसिव वॉइस में तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप इसी सब्जेक्ट को देखकर इज एम आर का यूज करेंगे। सो बिरयानी के लिए क्या लगाएंगे हम, इज एम या आर। ऑब्वियस सी बात है भाई, बिरयानी सिंगुलर के लिए हम यूज करें, वैसे हम कहें बिरयानी एक नॉन लिविंग, बिरयानी एक अनकाउंटेबल चीज है, बट जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके लिए भी हम सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका, सिंगुलर जो वर्ब्स होती है उनका यूज करते हैं। सो बिरयानी के लिए आप इज लगा दीजिए, बिरयानी इज। अब देखिए भाई हमारे पास वर्ब क्या थी, कुक्स थी, ये किस फॉर्म में है, SES वाली यानी इंडेफिनाइट की फॉर्म में। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडेफिनाइट टेंस इन एक्टिव वॉइस देन यूज द वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, उसका यूज कीजिए। कुक्स की क्या होती है थर्ड फॉर्म, या हम कहें पास्ट पार्टिसिपल कुक्ड, ये कुक्ड ही रहती है, तो ये मत समझना भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज एम आर वॉज वर, इनके साथ अगर जस्ट में या हम कहेंगे इनके जस्ट बाद में कोई वर्ब लगाई गई है ना, तो हमेशा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी, या हम कहें आईएनजी फॉर्म आ सकती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, तब वहां पर आईएनजी फॉर्म आ सकते हैं। बट अगर आप पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं जहां आपको लगे कि भाई ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई हुई है क्या इज एम आर या वॉज वर के साथ में, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वह वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं होगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही सपोर्ट करेंगे, इज एम आर वॉज वर। ठीक है, आईएनजी को भी कर सकते हैं बट वो अलग केस है, वो हमने टेंसेस में ऑलरेडी बात की है। तो इज कुक्ड, अब आप देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है भाई, सीमा है। सीमा क्यों, क्योंकि भाई वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आपके पास में ऑब्जेक्ट बनता है। तो भाई ऑब्जेक्ट तो हम लगा देंगे, पर ऑब्जेक्ट क्या कैसे लगाएंगे हम, आपको ये बताना है। भाई सीमा ने काम किया था, तो अब जब सीमा ने काम किया था आपको ये बताना है, तो उसके लिए आपको बाय प्रेपोजिशन का यूज करना है, सो दैट आप डूअर ऑफ एक्शन को बता सके। तो डूअर ऑफ एक्शन सीमा है, तो आप लिख दीजिए सीमा। तो यानी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल के आपने यहां पर आंसर लिखा है बिरयानी इज कुक्ड बाय सीमा, और इजी ही था, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई लिखने में। बस आप ये ध्यान रखिए कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, तो उसके लिए आप इज एम आर के साथ वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मेन जो डिफरेंस आएगा ना सब में, वो हेल्पिंग वर्ब्स का ही आएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में सेम रहेगी, सारा स्ट्रक्चर सभी सेंटेंसेस में सभी पैसिव वॉइस में सेम रहेगा, सिर्फ एक डिफरेंस आएंगे हेल्पिंग वर्ब्स के आएंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको कैसे पता चलेगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनाइट को अगर आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में देन इज एम आर लगाइए, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को करना है तो इज एम आर। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर तो वो लेगा, ठीक है, परफेक्ट अलग बात है क्योंकि वो हैज हैव को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो कंप्लीटेड एक्शंस बताता है। बट अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी आता है तो भाई इज एम आर तो आएगा ही। तो ये डिफरेंट कैसे होएगा इंडेफिनाइट से, कि इज एम आर के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर के साथ में बीइंग BEING यानी आईएनजी फॉर्म लग जाएगी एक, तो वो आईएनजी फॉर्म कैसे लगेगी वो और हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास में इंडेफिनाइट के बाद आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो कि कहते हैं कि अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है देन आप उसे जब पैसिव में चेंज करेंगे तो वो स्ट्रक्चर लेगा सब्जेक्ट इज एम आर, जैसे मैंने आपको बताया ये बताने के लिए कि वो सेंटेंस प्रेजेंट का था। ठीक है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस, क्योंकि अब यहां पर हमें इज एम आर्स या हम कहें कि हेल्पिंग वर्ब्स कैसे बता रहे हैं, क्योंकि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी पैसिव वॉइसेस में यूज हो रही है, तो आप ओनली मेन वर्ब्स को देखकर नहीं चेक कर सकते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस का था, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के लिए सेम है, पास्ट के लिए भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फ्यूचर के लिए भी लगेगी। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म या हम कहें मेन वर्ब जब सबके लिए सेम है देन आपके पास में ये चेक करना कि वो सेंटेंस किस टेंस का है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स बताएंगी। अब देखिए इज एम आर तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट के टेंस के लिए भी आता है, बट उसमें ओनली इज एम आर आता है। यहां पर कॉन्टिन्यूस को जब आप पैसिव में चेंज करेंगे आपके पास इज एम आर या हम कहें प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में एक बीइंग आ जाएगा, जो कि आपको कॉन्टिन्यूस की तरफ इशारा करेगा कि भाई आईएनजी फॉर्म है, तो यानी ये कॉन्टिन्यूस का टेंस था। ठीक है, तो इसलिए हम इज एम आर बीइंग ये सब इसलिए लगाते हैं सो दैट आपको ये पता चल सके कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। नाउ ऑन टू द एग्जांपल, कि एक एग्जांपल और देखते ताकि अच्छे से समझ आ जाए। जैसे हम लिखते हैं, यही सेम ही ले लेते हैं कुकिंग वाला सभी के लिए, सीमा इज कुकिंग फूड, बिरयानी
तो देखिए सीमा सब्जेक्ट है, ये काम कर रही है, इज कुकिंग आपकी वर्ब्स हो गई, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों हो गई, एंड बिरयानी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो आपके पास में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या है। अब आपको क्या करना है, अब हम इसे करेंगे पैसिव में चेंज। और पैसिव का सबसे पहला रूल है भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो हमारा ऑब्जेक्ट था बिरयानी। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। बिरयानी के लिए क्या लगेगा, अभी हमने बात की थी इज, देन आएगा हमारे पास में बीइंग। क्यों, क्योंकि भाई कुकिंग वो पका रही है, तो आपको ये जो रही है या हम कहें कि ये जो आईएनजी कॉन्टिन्यूस की थी ना, वो आईएनजी आपको यहां पर भी बरकरार रखनी है, बस कुक के साथ नहीं लगेगी, यहां पर आप उसे बीइंग के साथ लगाएंगे। तो आईएनजी आपको बता रहा है भाई आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूस का था। देन आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है कुक्ड, क्योंकि मेन वर्ब तो आपकी कुक ही है ना, उसकी थर्ड फॉर्म यूज की हमने कुक्ड बाय, और किसने बनाई थी भाई, डूअर ऑफ एक्शन कौन है, सीमा है, तो हमने उसके आगे बाय का यूज किया है। तो सिंपल सा है, बस आप ये ध्यान रखिए इज एम आर प्रेजेंट को तो बताएंगे ही, पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कैसे डिफरेंशिएट करना है, वो ये जो आईएनजी या हम कहें बीइंग जो वर्ड है ना, ये बताएगा। अगर बीइंग आता है तो यानी आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, पर अगर बीइंग नहीं आता है तो यानी आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट में था। तो ये थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनाइट और कॉन्टिन्यूस। इसके बाद आते हैं परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के और जो पैसिव वॉइस है, इन दोनों में कोई खास चेंज नहीं आता, सिर्फ एक वर्ड का चेंज आता है, वो आता है बिन। क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना एक्टिव वॉइस में भी लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, पर अगर आपको उसे डिफरेंशिएट करना है एक्टिव से पैसिव में, तो ये जो बिन है ना, ये बताएगा आपको कि आपका सेंटेंस अब पैसिव वॉइस में आ रहा है। हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हैज हैव के साथ सिर्फ बिन लगाया जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बाकी रूल्स तो वही रहेंगे, आपको रूल्स नहीं बदलने हैं। जैसे कि अगर लिखा जाता है सीमा हैज कुक्ड बिरयानी, तो यहां भाई मीनिंग तो ये ले रहा है सीमा ने बिरयानी बना ली है ऑलरेडी, तो यहां पर सीमा है आपका सब्जेक्ट, हैज कुक्ड है आपके वर्ब्स, एंड बिरयानी है आपके पास ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये देखना है कि भाई बिरयानी तो आएगी स्टार्टिंग में, फिर आएगा हैज, क्योंकि भाई बिरयानी एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट की जाएगी। देन आता है बिन, क्योंकि आपको ये बिन से पता चलेगा कि आपका जो सेंटेंस है ना, वो अब परफेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। तो हैज बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड वैसी की वैसी रहेगी, जो कि आपके पास में एक्टिव वॉइस में भी थी, क्योंकि एक्टिव वॉइस भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही सपोर्ट करेगा परफेक्ट टेंस में। ठीक है, कुक्ड बाय सीमा। तो यहां पर ये जो सेंटेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, बस डिफरेंस ये आ रहा है कि डूअर ऑफ एक्शन आपका लास्ट में है, आपका जो ऑब्जेक्ट है या हम कहें कि आपके वर्ब जिस पर की गई है वो स्टार्टिंग में, एंड बीच में आपने हैज और कुक्ड तो लगाया है, पर आपने ये भी बताया है कि पैसिव वॉइस में वो बिन के साथ में लिखा जाएगा। सो ये थे आपके पैसिव वॉइस प्रेजेंट के। अब हम पास्ट के बारे में भी कुछ बात करते हैं एंड उसको आगे करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं पास्ट के स्ट्रक्चर्स को आप कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, पता नहीं आपने दिया है नहीं ध्यान दिया है, तो आपने ध्यान दिया हो अगर तो अच्छी बात है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को नहीं चेंज किया पैसिव वॉइस में। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी ना कि टेंसेस के ओनली 8 पार्ट्स होते हैं जिन्हें कि आप चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो उन 8 पार्ट्स में से जो 12 थे टोटल, उनमें से जो 8 थे वो तो हम कर लेंगे, जो 4 रह गए हैं उनमें से सबसे पहला है कि परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इन तीनों में से कोई भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूस आपको होगा अगर एक्टिव वॉइस में, देन यू कैन नॉट चेंज देम इन पैसिव वॉइस। आप पैसिव वॉइस में परफेक्ट कंटिन्यूस को नहीं चेंज कर सकते, फिर भले वो कोई भी हो। ठीक है, तो ये हो गए 3 वो टेंसेस जिन्हें कि आप चेंज नहीं कर सकते। अब चौथा कौन सा वो हम आगे देखते हैं।
तो यहां पर भी आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनाइट। भाई पास्ट इंडेफिनाइट अगर आपके पास सेंटेंस आ रहा है तो जब आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप ये ध्यान रखना कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर सभी में सेम रहते हैं, मेन वर्ब्स जो हैं वो सभी में सेम ही रहती हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो सेम ही रहती है, बट डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है हेल्पिंग वर्ब्स में। तो जब पास्ट इंडेफिनाइट की आप बात करेंगे तो आपको पास्ट पैसिव में भी बताने के लिए वॉज वर्ब का यूज करना है, क्योंकि जो वॉज वर्ब है ये बताएंगे भाई आपका सेंटेंस पास्ट का है, और अगर इनके साथ में बीइंग नहीं लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो मीनिंग यही लेंगे कि बीइंग नहीं लगा है तो इंडेफिनाइट का टेंस है। इस एग्जांपल से समझते हैं। पास्ट इंडेफिनाइट, सपोज सीमा कुक्ड बिरयानी, तो भाई सेंटेंस हो गया आपका पास्ट इंडेफिनाइट क्योंकि वर्ब की है सेकंड फॉर्म। अब ये मत सोचना भाई यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है ना कोई भी सेंटेंस में, जरूरी नहीं है एक्टिव में या ओनली पैसिव में, कहीं पर भी अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगाई जाएगी। आप सीधा शी डन हर होमवर्क नहीं बोल सकते हैं, यू हैव टू यूज अ हेल्पिंग वर्ब विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना कि थर्ड फॉर्म। सीमा है आपका सब्जेक्ट, बिरयानी है आपका ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड आपके पास में वर्ब है तो इसे अब हम चेंज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आपका अब क्या बना है, बिरयानी बना है, तो बिरयानी लिख दिया हमने यहां। फिर आपको लगाना है वॉज वर्ब, क्यों, क्योंकि आपको ये बताना है कि आप सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में था ना वो आपका पास्ट इंडेफिनाइट का था, तो उसे पास्ट इंडेफिनाइट शो करने के लिए यू हैव टू यूज वॉज और वर्ब। तो वॉज लगाया जाएगा बिरयानी के लिए एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, कुक्ड ही रहती है, तो हमने लगा दिया कुक्ड बाय एंड किसने बनाई है ये बिरयानी, सीमा ने बनाई है, तो हमने सीमा लिख दिया है। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम प्रेजेंट वाला ही है। डिफरेंस क्या है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का कि प्रेजेंट में आप एसएमआर लगाते हैं और पास्ट में आपने वॉज वर्ब का यूज किया है। ठीक है, तो जब आप सिंपल वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे दैट विल बी इंडेफिनाइट टेंस या हम कहें पास्ट इंडेफिनाइट। अगर तो आपको बीइंग लगाना पड़े तो आप समझ ही जाएंगे भाई आईएनजी फॉर्म आ रही है तो कॉन्टिन्यूस का टेंस था वो। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने जैसे लिखा सीमा वॉज कुकिंग बिरयानी, तो यहां पर सीमा है आपका सब्जेक्ट, वॉज कुकिंग ये है आपकी वर्ब्स और बिरयानी है आपके पास ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आपके पास में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम जब चेंज करेंगे तो यू जस्ट हैव टू पुट दी वर्ड्स इन द स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट आपका बन गया बिरयानी, फिर वॉज एंड नाउ ये बताने के लिए कि सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस का था एक्टिव वॉइस में, यू हैव टू यूज बीइंग वर्ड कि ये जो बीइंग है ना ये आपको कॉन्टिन्यूस का बताएगा, ये ध्यान रखना ये कॉन्टिन्यूस का बताएगा। ये आपको ये नहीं कह रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये आपको कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि पास्ट के बारे में आपको वॉज वर्ब से पता चलेगा कि वॉज वर्ब है देन वो सेंटेंस पास्ट का है, और बीइंग अगर है तो यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का है सेंटेंस। और ये जो बीइंग है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आता है, इसलिए मैंने बोला कि बीइंग आपको कॉन्टिन्यूस टेंस का होना बताएगा ना कि पास्ट का होना बताएगा, क्योंकि बीइंग आपका प्रेजेंट में भी आता है। तो भाई वॉज वर्ब बता रहे पास्ट, बीइंग बता रहे कॉन्टिन्यूस, यानी आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, जो कि पैसिव में भी सेम ही रहेगा, बस उसको लिखने का तरीका बदल जाएगा। तो बिरयानी वॉज बीइंग कुक्ड बाय सीमा, सेम रहा सेंटेंस, कोई चेंज नहीं आया, बस वॉज वर्ब का और बीइंग का चेंज आया है। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट। भाई पास्ट परफेक्ट क्या कहता है कि आप यहां पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी सीमा हैड कुक्ड बिरयानी, तो हैड कुक्ड हो गए आपकी वर्ब्स, सीमा हो गया सब्जेक्ट एंड बिरयानी हो गया ऑब्जेक्ट। पर जब आप इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में देन सब्जेक्ट हो जाएगा आपका बिरयानी, हैड बिन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या थी कुक्ड बाय
सीमा। तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस में ओनली हैड आई है हेल्पिंग वर्ब, कि पास्ट परफेक्ट को जब आप चेंज करते हैं देन वी विल यूज ओनली हैड। क्यों? क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट को एक्टिव वॉइस में भी हम लिखते हैं ना, तभी भी वो ओनली हैड को ही सपोर्ट करता है। हैड ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने बिरयानी के साथ हैड का यूज किया, और कोई आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हैड आपको बता रहा है भाई परफेक्ट का तो है, ठीक है, वो भी कौन सा परफेक्ट है? पास्ट परफेक्ट है। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा, और बिन बताएगा भाई पैसिव फॉर्म में लिख रहे हैं हम। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस मिलेंगे एंड आप सेंटेंसेस को इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर याद करना है, क्योंकि सभी स्ट्रक्चर्स वही हैं, बस हेल्पिंग वर्ब्स का चेंज आता है। एक स्ट्रक्चर याद कर लो, उस स्ट्रक्चर के अंदर बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाओ और आपको पता चल जाएगा आपका सेंटेंस किस टेंस का, या हम कहें किस वॉइस में जा रहा है। तो ये तो पास्ट के, अब हम फ्यूचर के और बात करते हैं, उनको और समझते हैं। और ये ध्यान रखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट का भी पैसिव में नहीं चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर पैसिव वॉइस आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने को बोलता है ना, देन सेंटेंस आपका गलत है। आप परफेक्ट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर भले ही वो परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो अब हम पास्ट के आगे चलते हैं, जो कि है फ्यूचर के। भी फ्यूचर के अंदर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था 8 टेंसेस को चेंज कर सकते हैं, और 8 में से हम 6 कर चुके हैं। 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के, सिर्फ 2 है फ्यूचर के। तो फ्यूचर के किन 2 टेंसेस को आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं, हम उनके बारे में और बात करते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में आप सिर्फ 2 तरह के जो टेंसेस होते हैं, या हम कहें कि फ्यूचर के जो 2 टाइप्स हैं, सिर्फ उन्हें ही चेंज कर सकते हैं। एक इंडेफिनिट को आप चेंज कर सकते हैं, परफेक्ट को कर सकते हैं। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो पहले हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट यही कहता है भाई आप विल शैल लगाएंगे, क्योंकि भाई विल शैल आपका काम करेंगे ये बताने का आपका सेंटेंस फ्यूचर का था। देन आपके पास में आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई पैसिव वॉइस है? आपके पास में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। आमतौर पर विल शैल के साथ बी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में लगाया करते हैं, क्योंकि वहां पर आप एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस, या हम कहें कि बीई फॉर्म के बीई के साथ में आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप समझ जाइए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीई तभी आते हैं जब भी वो पैसिव वॉइस के होते हैं। सो इस एग्जांपल से और समझते हैं कि सीमा विल कुक बिरयानी। तो भाई बिरयानी हो गया ऑब्जेक्ट, विल कुक हो गया आपके वर्ब्स, एंड सीमा हो गया आपका सब्जेक्ट। तो आपके पास में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन भी है, आपका एक्शन किस पर किया जा रहा है वो भी है। पर जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो भाई बिरयानी आ जाएगा स्टार्टिंग में। देन आपको ये बताना है भाई सेंटेंस आपका फ्यूचर में था, तो विल या शैल, विल सिंगुलर के साथ लगाइए, प्लूरल के साथ लगाइए, सेम ही बात है। पर शैल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं, विल का आप सभी के साथ कर सकते हैं, शैल का आई और वी के साथ करते हैं। बट यहाँ पर हम आई वी की नहीं बात करें, हम बात करें बिरयानी की। तो बिरयानी के लिए आप विल लगाइए, बिरयानी विल बी देन कुक्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय, एंड फिर जो भी आपका डूअर ऑफ एक्शन है आप उसका नेम लिखिए। तो देखिए विल आपको बता रहा है सेंटेंस आपका फ्यूचर का है, बी आपको बता रहा है कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में तो है बट उसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्योंकि आपके पास में कोई और वर्ड नहीं आया है जो कि ये बता सके कि सेंटेंस आपका कोई और टेंस का था। ठीक है, तो बिरयानी विल बी कुक्ड बाय सीमा, ये होगा आपका सेंटेंस। देन ऐसे फ्यूचर परफेक्ट जिसके अंदर ऑलरेडी आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे कि सीमा विल हैव कुक्ड बिरयानी। तो भाई सीमा सब्जेक्ट, विल हैव वर्ब्स, विल हैव और कुक्ड तीनों आपके पास में वर्ब्स आ जाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सभी को एक ही ग्रुप में रखा हुआ है हमने, और बिरयानी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अभी से जब आप चेंज करेंगे देन सब्जेक्ट होगा आपका बिरयानी, देन विल हैव बिन कुक्ड
बाय सीमा। तो ये थे आपके भाई पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ज्यादा कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ ही रही थी भाई, एक्टिव वॉइस में भी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ ही रही थी। मेन डिफरेंस आता है विल हैव बिन का, विल हैव भी सेम ही था, बिन लगाने से पता चला है कि वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। सो यहाँ पर हमने आपको 8 टेंसेस बताए जिनको कि आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। जो टोटल 12 टेंसेस में से ये जो 8 हैं और जो 4 रह गए हैं, वो 4 वो टेंसेस हैं जो कि हैं भाई परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी टेंस का हो वो चेंज नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 4 टेंसेस हैं इनको कभी मत लेके बैठना भाई इनके तो आज पैसिव बनाकर ही उठेंगे या ऐसा कुछ मत सोचना, क्योंकि इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। आप ओनली 8 टेंसेस को चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव में, ठीक है। तो ये है आपके कुछ टेंसेस जो हमने एक्टिव टू पैसिव किए। बट इसके अलावा आपके पास में कुछ और भी हम कहें वर्ब्स के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस अलग अलग तरह के आते हैं, तो हम उनके बारे में और बात करते हैं। बाकी अगर आपको इन टेंसेस को और अच्छे से डिटेल में समझना, एक्सप्लेनेशंस आपको चाहिए और अच्छे एग्जांपल्स चाहिए और ज्यादा एग्जांपल्स चाहिए, देन आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स पूरे डिटेल में एक्सप्लेन्ड मिलेंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप बुक से अगर रीड करते हैं तभी भी। तो अगर बुक अभी तक नहीं परचेज की है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, आपको ये जो टॉपिक्स है ना अच्छे से समझाए गए हैं वहां पर। तो अब हम आगे चलते हैं कि कुछ और एक्टिव और पैसिव वॉइस के हम ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, कन्वर्जन्स देखते हैं कि कैसे भाई किस टाइप के सेंटेंस को आप चेंज करेंगे तो क्या फॉर्म लेगा, कैसे लिखा जाएगा। सो नाउ हम कुछ और सेंटेंसेस के बारे में भी बात करते हैं जो कि एक्टिव टू पैसिव चेंज किए जाते हैं, पर हम कैसे उन्हें चेंज करें भाई, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो उनको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप किस तरह से उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो भाई घबराने की बात नहीं है, ऑब्जेक्ट ही तो है, ऑब्जेक्ट में से कोई भी, दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट्स को आप पहले लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी अ रोज। तो यहां देखिए आपके पास मी है, रोज है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि गेव वाली क्रिया वैसे तो हम कहें कि मेनली मी पर की गई है, ठीक है। तो आपके पास में दो ऑब्जेक्ट्स है, इन दो ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी आप पहले लगा दीजिए, सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि अगर आप ये भी लिखते हैं ना कि आई वॉज गिवन अ रोज बाय हर, तो यहां पर भी जो आपका सेंटेंस है वो सेम मीनिंग लेगा। और अगर आप ये लिखते हैं अ रोज वॉज गिवन टू मी बाय हर, ये देखिए अब ये हर है ना, ये लास्ट में ही क्यों आए, क्योंकि मेन जो डूअर ऑफ एक्शन है ना वो तो हर ही रहेगा, आप उसे नहीं चेंज कर सकते हैं। अब आप में से अगर कईयों को ये नहीं पता है कि हमने भाई शी को हर क्यों किया है, तो आपने प्रोनाउंस वाली वीडियो आप देखिए, उसके अंदर हमने बताया है कि जब भी आप सब्जेक्टिव केस को, यानी कि सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप किस टाइप के प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहां पर हमने जब शी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने हर प्रोनाउन का यूज किया। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारी जो दूसरी प्रोनाउंस वाली वीडियो है जो कि इस चैनल पर पहले भी दी गई है, आप उस पर देख सकते हैं, उसके अंदर आपको अच्छे से समझाया गया है कि हम कैसे चेंज करते हैं। हम लोग वहां पर बाद में जाएंगे, पहले हम यहाँ देखते हैं कि आपका पहली बार में जो सब्जेक्ट था वो था आई और दूसरी बार में सब्जेक्ट था रोज। तो यानी कि आपके पास में अगर एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेंटेंस में, देन जब आप उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट, दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेंटेंस आपका वही मीनिंग लेगा जो कि ऑलरेडी है, ठीक है, वही है, बस रूल्स भी सारे सेम ही रहेंगे, बस ऑब्जेक्ट इधर उधर हुआ है तो कोई घबराने की बात नहीं है, सेंटेंस आपका सेम ही मीनिंग लेगा। नेक्स्ट आते हैं भाई, अगर आपके पास इंपैरेटिव सेंटेंसेस आते हैं जैसे कि ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले, सजेशन वाले, एडवाइस वाले, तो इनके लिए आपको किस टाइप के सेंटेंसेस को यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर कई बार ऐसे होते हैं कि आपके पास में ना सब्जेक्ट नहीं होता या हम कहें ऑब्जेक्ट नहीं होता है कई बार में,
तो तभी आप किस तरह से चेंज करेंगे। देखिए ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम लोग हम कहें एक सिंपल फॉर्म इनके ऐसे बन जाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या यू आर एडवाइज्ड टू, इस टाइप के हम बना सकते हैं। बट इसके अलावा भी जो तरीके हम उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई ऑर्डर के बारे में आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्डर, सजेशन या रिक्वेस्ट ले रहे हैं, जैसे हमने सेंटेंस लिया हेल्प द ओल्ड मैन, तो यहां पर आप कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, यू आर टॉकिंग कि आप किसी को हम कह सकते हैं सजेशन दे रहे हैं कि आपको कोई बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा है जो कि भाई जिसे मदद की जरूरत है, तो आप उनकी हेल्प के लिए बोल रहे हैं। सो एक तरीके से सजेशन दे रहे हैं। सो जब आप सजेशन दे रहे हैं देन यूज शुड बी, जैसे द ओल्ड मैन शुड बी हेल्प्ड। अब हम कहें भाई यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास में ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि आपके ओवरऑल में यही हम कहें इनडायरेक्टली यही मीनिंग ले रहा है कि यू से बात की जा रही है, क्योंकि भाई हेल्प किसको करने को कहा जाएगा, सामने वाले को ही कहा जाएगा ना, इधर उधर तो नहीं किसी को कहा जाएगा। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास में जिसे आपको लिखने की नहीं जरूरत है। बाकी अगर लिखते भी है ना तो वो भी इनकरेक्ट नहीं होगा, यानी अगर आप ये लिखते ना द ओल्ड मैन शुड बी हेल्प्ड बाय यू, तो वो भी करेक्ट है, आपको उसे करेक्ट नहीं कह सकते हैं। तो यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो ओल्ड मैन आपका ऑब्जेक्ट था और हेल्प आपकी वर्ब थी, जो कि यहाँ बिना सब्जेक्ट के, जो कि इनडायरेक्ट आपका सब्जेक्ट था, क्या था भाई, यू था, यू हेल्प दी ओल्ड मैन, कि तुम मदद करो है ओल्ड मैन की। तो यहाँ पर आप सजेशन के लिए बता रहे हैं। तो जब भी हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं ना तो मोस्टली उनके पास में इनडायरेक्ट सब्जेक्ट्स ही हुआ करते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ही हुआ करते हैं। सो इंपैरेटिव सेंटेंसेस को आप ये मत समझना चेंज नहीं कर सकते, उन्हें चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वो इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स को आप जब भी पैसिव में चेंज करते हैं या हम कहें इंपैरेटिव सेंटेंसेस को जब भी आप चेंज करते हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, स्ट्रक्चर सारा सेम रहता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, बस बीच में जो आपके पास में जो आप क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया को बताने के लिए या उस क्रिया का नेचर बताने के लिए, मूड बताने के लिए यू विल यूज शुड बी, लेट या रिक्वेस्टेड टू, और ऐसे करके आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। यहां पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, एक बेसिक बता रही हूँ, बट अगर आपको इसको थोड़ा और इंपैरेटिव सेंटेंसेस के हर एक जो टॉपिक है उसको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, हम कहें आपको थोड़ा और एग्जांपल्स देखने, थोड़ा और अच्छे से समझना है, देन आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया, आप एक बार पढ़ लोगे ना आपको हमेशा वो याद रहने वाले हैं। तो वो थी बुक की बात, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव्स। भाई ये हैं ऐसी चीज जिन्हें हम कैसे यूज करें। भाई कोई इनमें भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज रहते हैं, बस थोड़ा सा आता है, कहाँ आता है वो देख लेते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टू कॉल हिम। ठीक है, ये है इन्फिनेटिव, क्या है, टू कॉल। अगर इन्फिनेटिव नहीं पता है क्या होते हैं तो आप हमारी वीडियो वर्ब्स देख सकते हैं, उसके अंदर आपको अच्छे से बताए गए हैं भाई इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो आपके इन्फिनेटिव्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट नहीं समझाने चाहूंगी, आपने अगर नहीं देखी है जो वर्ब्स वीडियो है तो उसको आप देख लीजिए क्योंकि वहां पर अच्छे से बताए गए हैं। हमने देखा वॉज टू कॉल, यहां पर देखिए वॉज भी है वर्ब, बट वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है और टू एक इन्फिनेटिव्स है। तो इन्फिनेटिव्स को जब भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहते हैं, इनको सेम तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो हिम ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ही बन जाएगा, क्योंकि प्रोनाउंस क्या कहते हैं भाई, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस अलग अलग होते हैं, नाउन्स के नहीं होते हैं, उनमें सेम ही। अगर आप पहले राम को बता रहे हैं तो फिर बाद में भी आप राम ही लिखेंगे, उसे सब्जेक्ट बोले या ऑब्जेक्ट बोले। तो प्रोनाउंस को चेंज करते आपको देखना पड़ता है। तो अगर प्रोनाउंस का नहीं आता आपको सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव बनाना, तो आप हमारी वीडियो प्रोनाउंस में देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो ही, अब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनमें से जो भी आपका सेंटेंस जिस भी फॉर्म में, जैसे वॉज है किस फॉर्म में है भाई, पास्ट फॉर्म में है, सो यू विल यूज पास्ट। तो ही वॉज, अब वॉज आ गया, क्या आएगा, टू बी। तो टू बी
एंड देन अब देखिए टू तो आया ही आया क्योंकि इन्फिनेटिव तो था, वो टू तो हमने लगाया है, बी क्यों लगाया, सो दैट हम उसे पैसिव में लिख सकें। सो पैसिव में लिखने के लिए आपको बी लगाना है, क्योंकि अगर आप टू के साथ सीधा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, जो वैसे तो हम वॉज लगा चुके हैं, बट यू हैव टू यूज अ पैसिव, हम कहें वर्ड, आपको एक पैसिव वर्ड का यूज करना है जो कि बी होगा। द टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल थी हमारी मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड होगी। बाय एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, जो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट था, तो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट था आई, जो कि पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव आई का केस क्या होता है, मी। तो ये आपके पास में आ गए भाई इन्फिनेटिव्स को चेंज करने के तरीके, ज्यादा कोई कुछ डिफरेंस नहीं है, बस मेन यहां पर आपका डिफरेंस आया है, सब्जेक्ट आपका वैसा का वैसा ही है, उसके साथ में आपने जो वॉज है जो कि पास्ट को बताने के लिए यूज हुआ है उसको यूज किया है, एंड टू बी कॉल्ड यानी इन्फिनेटिव्स को शो करने के लिए हमने यहां पर वो बीई के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन आ गया बाय और जो डूअर ऑफ एक्शन है वो, यानी स्ट्रक्चर सारा सेम है, बस इन्फिनेटिव्स के लिए हमने टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। तो ये थे आपके कुछ एक्टिव टू पैसिव जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो वर्ड्स और वो सेंटेंसेस, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको इन्हें और भी अच्छे से समझना है, डिटेल में जानना है, हम कहें एक्सप्लेन आपको और ज्यादा अच्छे से चाहिए, तो आप हमारी बुक जो गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर है उसको ले सकते हैं। बुक के अंदर बहुत अच्छे से बताई गई है हर एक चीज, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है समझने में। ये थे आपके एक्टिव वॉइसेस जिन्हें कि हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया था। आइए अब हम कुछ और एक्टिव टू पैसिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि ना कॉम्प्लेक्स लगते हैं बट है नहीं वो इतने कॉम्प्लेक्स, बहुत ही इजी हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको जैसे बताया ना सब में सेम रहेगा, बस कुछ एक डिफरेंसेस आएंगे वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट आता है हमारे पास मॉडल वर्ब्स। भाई मॉडल वर्ब्स में से कोई आ जाए तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम रहेगा स्ट्रक्चर, बस आपको उस मॉडल वर्ब के बाद में बीई का यूज करना है। कैन को कुड मत बनाने बैठना, ठीक है। पैसिव वॉइस में मतलब कि आप चेंज नहीं करने बैठेंगे वर्ब को, ठीक है। कैन को कुड मत बनाने बैठना। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यू मस्ट क्लोज द डोर, तो भाई यहां पर मस्ट आ गया आपके पास में, मॉडल वर्ब आ गई। तो अब इसे आप जब पैसिव में चेंज करेंगे ना तो आप मस्ट के आगे बी लगा दीजिए। तो डोर थी आपके ऑब्जेक्ट, तो द डोर मस्ट बी, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको उसको चेंज नहीं करना है, मैं यहां भी लिख देती हूं क्लोज्ड बाय यू। तो यानी सेम ही था, कोई चेंज नहीं है, बस अपने मॉडल वर्ब के आगे बीई फॉर्म का यूज किया है। ठीक, वैसे भी हमारे पास नेक्स्ट आते हैं मेक, बेड, हेल्प एटसेट्रा। अगर आपके पास ये बेयर इन्फिनेटिव्स आते हैं विदाउट टू, आपको ये भी बताया गया है कि भाई बेयर इन्फिनेटिव्स कौन से होते हैं, तो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं वर्ब्स में, तो वहां पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि मेक, बेड या हेल्प या हम कहें बेयर इन्फिनेटिव्स जब आपके पास आते हैं आपके सेंटेंस में, देन आप उन्हें कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आपको बस ये करना है कि जो आपके बेयर इन्फिनेटिव आए हैं उनको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे एंड आगे आप टू का यूज करेंगे, सो दैट आपका आगे का जो सेंटेंस है वो सारा सेम रहेगा। भाई ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना। देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे शी बेड हिम शट द डोर। तो अब यहां देखिए बेड आ गया आपके पास में, तो हम इसे जब ही चेंज करेंगे तो आपको वही सेम स्ट्रक्चर रखना है। ही वॉज, बेड की थर्ड फॉर्म बेडन, देन जैसे हमारा जो एग्जाम्पल है या हमारा स्ट्रक्चर है वो कह रहा है टू, तो ही वॉज बेडन टू शट द डोर बाय, किसने कहा था काम करने को, शी ने, या हम कहें शी ने जो बेड वाला जो कमांड है वो दी थी, बेड वाली वर्ब दी थी। सो शी हो गया हमारे डूअर ऑफ एक्शन, जिसे आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो लेगा हर। तो यानी कि कोई खास चेंज नहीं आया है, ओनली जो आपकी बेयर इन्फिनेटिव आई है उसको आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म में किया, उसके साथ आपने टू लगाया है, और जो बाकी की आपके पास में हम कहें जो वर्ब्स थी वो वैसे की वैसी ही रही हैं। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना छोटा सा है, ये आप यहां से समझ लीजिए। और अगर आपको और अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है।
लास्ट आता है हमारे पास में स्टे वर्ब्स। भाई स्टे वर्ब्स क्या होती हैं? वो वर्ब्स जिनके लिए आपको हाथ पैर नहीं हिलाने पड़ते हैं। जैसे हम बात करें नो, इंटरेस्ट, इस टाइप के जो होते हैं, हम कहें एक्सप्रेस, जो आपके ना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं स्टे वर्ब्स, जिनके लिए आपको हाथ पैर नहीं हिलाने पड़ते हैं। सो स्टे वर्ब्स की जब आप बात करेंगे, इन्हें जब आप पैसिव में चेंज करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे? ज्यादा कुछ नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेपोजिशन। अब देखिए प्रेपोजिशन कोई भी आ सकती है, हम कहें टू आ सकती है, हम कहें एट आ सकती है, कोई भी प्रेपोजिशन आ सकती है, वो आपका जो वर्ब है ना वो बताएगी। अब ये आपको ना हमने कुछ वर्ब्स हमारी बुक के अंदर भी बताई हुई हैं गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में कि किस टाइप की वर्ब के साथ आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे। तो आपको अगर, तो मैं यहाँ पर सभी वर्ब्स तो नहीं बता सकती मैं आपको, तो आप अगर तो उन वर्ब्स को जानना चाहते हैं, उन्हें याद करना चाहते हैं कि किन वर्ब्स के साथ आप किन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, तो वो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं, उसके अंदर अच्छे से बताए गए हैं। तो हम लोग आते हैं हमारे रूल पर, जो है कि अगर स्टे वर्ब्स आएंगी तो उसके लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेपोजिशन का यूज करना है बिना बाय के। देखिए ध्यान रखिए, विदाउट बाय। सो एग्जांपल देखते हैं, शी नोज सानिया, ठीक है, शी सब्जेक्ट, नोज वर्ब, सानिया हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसे जब आप चेंज करेंगे तो सानिया, फिर वही आएगा आपका सेम इज एमआर में अकॉर्डिंग, नोज है तो भाई इज, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन, और फिर सीधा आपके पास में हम कहें कि जो भी आपके पास में जैसे यहां नॉन है, वैसे वो एक स्टे वर्ब है पर वो प्रेपोजिशन बाय ही लेती है, ठीक है, तो नॉन बाय हर। पर अगर हम आपके पास में कहें, अब यहां पर ना बाय ये मत समझना आप डूअर ऑफ एक्शन के लिए ही लगा रहे हैं, यहां नॉन जो वर्ब है ना उसने बाय का यूज किया है। अगर आप इसकी जगह कुछ और भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल शी अमेजेस, या एक इजी से ले लेते हैं हम कि शी इज अमेज्ड एट हिम, तो यहां पर ये देखिए ऑलरेडी पैसिव वॉइस का ही मैंने आपको बताया है, तो यहां पर ये जो अमेज्ड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि इज के साथ में लगाई है हमने। तो ये जो वर्ब है वो इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है और आगे आपने एट का यूज किया है विदाउट बाय। तो यानी कि जो स्टे वर्ब्स होंगी आपकी वो प्रेपोजिशन तो लेंगे, प्रेपोजिशन हो सकता है बाय ही है आपके पास में, हो सकता है आपके पास में कोई और प्रेपोजिशन है, बट आप मोस्टली हम कहें कि ये ध्यान रखें कि बाय अगर आता है तो वो प्रेपोजिशन की तरह आया है, नोट कि आपको डूअर ऑफ एक्शन बताने के लिए, ठीक है। तो नॉन के साथ आप बाय लगाते हैं, अमेज्ड के साथ आप एट लगाते हैं, या हम कहें कि कोई और भी आप जो वर्ब्स हैं उनके साथ अलग अलग टाइप के प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। तो ये आपको अगर अच्छे से देखने हैं तो आप हमारी बुक के अंदर देख सकते हैं, गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में आपको बहुत अच्छे से बताए गए हैं। तो ये है आपके एक्टिव टू पैसिव बनाने के कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। इनमें से कई चीजें हैं जो कि आपको हमारी बुक के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन्ड मिल जाएंगी, डिटेल में मिल जाएंगी। इसके अलावा हम बात करें ना तो एक होता है इम्पर्सनल पैसिव वॉइस होती है, जिसके अंदर ना आप बाय का यूज नहीं किया करते जब भी आप कोई बिजनेस के या स्टेटमेंट्स बताते हैं या इस टाइप के स्टेटमेंट्स बताते हैं जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ हैं, तो वहां पर बाय का यूज नहीं हुआ करता है। और इसके अलावा जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं WH वाले, यस नो वाले, उनका स्ट्रक्चर सेम वैसा ही रहेगा जैसा कि अफर्मेटिव्स का, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अगर तो आपके पास में सेंटेंस आया तो सेम है, इज एम आर से ही आपका जो स्ट्रक्चर है वो इंटरोगेटिव में भी बनेगा, ठीक है। ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, वो ऐसा मत सोचना भाई क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम, सेम रहेगा। क्वेश्चन में अगर डू डज आपका स्टार्टिंग में आया है एंड देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया है तो बस उन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल ली है, डू डज की जगह आप इज एम आर का यूज कीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए। कोई चेंज नहीं है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर सेम ही रहेंगे, बस आपके जो स्ट्रक्चर्स में हम कहें ना पोजीशंस होंगी ना जो वर्ड्स की वो ही इधर उधर होंगे, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस यहाँ पर बताए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कासिव पैसिव वॉइस जो है एक बेसिक आपको बता दिया था, बट अगर आप उसे और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में समझ सकते हैं, उसके अंदर दिए हुए हैं। और ये थे आपके आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मुझे लगता है आपको समझ आ गए होंगे।